सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एकेडमी। आज इस न्यू सेशन के माध्यम से हम लोग क्लास 6 से चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड क्या बोले कि हैबिटेट्स के कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। बेशक ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास अवश्य करें। इन वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। अध्याय संख्या 9 है और अध्याय का नाम है सजीव, उसके लक्षण और क्या बोले कि आवास। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या बोले कि सजीव और वहाँ जहाँ रहते हैं उसको कह सकते हैं घर, और उससे क्या बोले कि वो कितने प्रकार के आवास में रहते हैं, आवास कितने प्रकार के होते हैं, और आवास के अलावा उस आवास में जो रहते हैं उसके कौन कौन से घटक होते हैं। इन सभी क्या बोले कि तमाम प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर का प्रथम टॉपिक जो है हैबिटेट। हैबिटेट का अर्थ होता है हिंदी में आवास कहते हैं, आवास। अब इसका खोजपूर्ण सा डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है उसका आवास कहलाता है, आवास कहलाता है। इस परिभाषा में परिवेश वाली कि परिवेश शब्द आया, जिसमें परिवेश का अर्थ होता है कि आसपास हमारे चारों ओर, मतलब कि किसी भी सजीव का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके चारों ओर का चारों ओर का परिवेश जिसमें वो रहता है, कि उसी किसी भी सजीव के चारों आस पास का जिसमें वो रहता है वो उसका आवास कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि क्या बोले कि मनुष्य के चारों ओर मुख्य इसमें घर में रहता है, तो इसके चारों ओर में आसपास में क्या रहता है, वायु, पानी, जल, पौधे, पेड़ पौधे इत्यादि सब रहते हैं, तो वो उसका आवास हो गया। ओके, अब इसी में क्या बोले कि नेक्स्ट पॉइंट है अपने भोजन, वायु, शरण स्थल का मतलब है रुकने का, जहाँ रुक सकते, आराम कर सकते, एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। मतलब वह कि आवास जीवों का वह स्थान या जगह होता है जहाँ पे भोजन उपलब्ध होता है, वायु उपलब्ध होता है, शरण स्थल हो जाए एवं केवल, और जीवन से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होते हैं वो सारे के सारे आवश्यकताएं उनके आवास पर ही निर्भर करता है। ठीक है, समझ गए। आवास का अब शाब्दिक अर्थ को समझते हैं कि आवास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका स्थान है वास स्थान, मतलब एक घर। वास स्थान जिसका अर्थ होता है कि एक घर, तो एक घर में वायु तो होगा ही होगा, वायु होगा, पानी होगी, शरण स्थल होगा, और जितनी भी आवश्यकता होगी वही था। तो आवास का शाब्दिक अर्थ हो गया वास स्थान, मतलब एक घर समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास स्थान में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। इस होली की इस कथन का ये अर्थ है कि मतलब हुआ कि किसी एक आवास स्थान में कई प्रकार के जीव जंतु क्या बोले कि वो जीव जंतु अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसको इस लाइन को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि क्या बोले कि आपके आपके क्या बोले कि गाँव में एक तालाब पोखर है, तो उस पोखर में क्या बोले कि बतख भी रहेंगे, बतख भी रह सकते हैं, और उस पोखर में क्या बोले कि उसका बच्चा भी रह सकते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि पानी का मछली भी रह सकता है, होली की मछली का भी आवास स्थान वही है, मछली भी रह सकता है उसमें, तो मछली भी रह सकता है। साथ ही साथ उसमें क्या बोले कि सांप भी रह, कोई विशेष प्रकार का उसमें सांप भी क्या बोले कि रह सकता है पानी में, तो मेढक में उसमें आवास कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो था सबका आवास स्थान एक ही था, जल ही था, या दोनों था, जल ही था। तो वही जल ही था, तो यही लाइन इसमें कहता है कि एक ही आवास स्थान में संयुक्त रूप से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस कथन का यही मतलब था। अब क्या बात कहती कि आवाज़ के प्रकार होते हैं, हाँ, तो आवाज़ के भी प्रकार होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कि स्थलीय आवास, इसको इन इंग्लिश कहते हैं कि टेरिस्टेरियल हैबिटेट। और जलीय आवास को इंग्लिश में कहते हैं कि एक्वाटिक हैबिटेट का अर्थ होता है कि जलीय आवास, जिसमें एक्वाटिक का अर्थ हो गया जलीय और टेरिस्टेरियल का अर्थ होता है कि स्थलीय। आइए दोनों को एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। टेरिस्टेरियल हैबिटेट स्थलीय आवास, स्थल का अर्थ होता है कि जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। मतलब वह कि ऐसा क्या बोले कि ऐसा बोले कि सजीव, मतलब वो ऐसा सजीव जिसका आवास स्थान क्या बोले कि जल हो, क्या आस्था स्थान क्या बोले कि जल नहीं, सॉरी, स्थल हो, मतलब वो अपनी जितनी भी रहेगा वो स्थल पे ही रहेगा, स्थल पे भोजन पानी जितना भी करेगा वो स्थल पे ही करेगा।
ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो कि सिर्फ क्यावली के स्थल पर रहते हैं, उसका आवास स्थान स्थल होता है, जिसमें प्रमुखता से है जैसे कि वन, जंगल भी रहता है, घास घास भी स्थल पे रहता है, घास का मैदान, मरुस्थल भी स्थल पे, तटीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि, ये सब क्यावली की स्थलीय आवास के प्रमुख उदाहरण हैं। अब वही क्यावली की इसके आवास के दूसरे प्रकार की और थोड़ा सा संक्षिप्त टिप्पणी कर लेते हैं। होली की जलीय आवाज़ जिसको कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, जलीय आवास, जल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। मतलब वह कि होली के जलीय आवास, जलीय आवास में जल, हम बोले कि पौधे और जंतु दोनों तरह पाए जाते हैं जलीय आवास में। जैसे कि कहते हैं जलाशय, जल, अब जल का अर्थ होता है कि पानी, और आशय का अर्थ होता है कि स्थान। तो जलाशय मतलब जल का स्थान कौन सा है? नदी, तालाब, पोखर, झील, सागर, महासागर, ये सब किसके हो? जलाशय के उदाहरण हैं। और दलदल यानी मट्टी, फिर झील, नदियाँ एवं समुद्र, ये सब क्यावली की जलीय आवास के उदाहरण है। इसमें क्यावली की इसके अंदर क्यावली की कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, शैवाल भी पाए जाएंगे, पौधे भी पाए जाते हैं, जंतु भी पाए जाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं स्टार फिश, वो भी क्यावली की जल में ही रहते हैं, मछली है वो भी स्टार, जैसे डॉल्फिन वो भी जल में ही रहते हैं। तो ये सब क्यावली की जलीय आवास होता है। इसमें बेसिकली ये सब सारी की सारी चीज़ें इसमें क्या निवास करते हैं, और भोजन पानी की सारी व्यवस्था उसके जल में ही उपस्थित होती है। तो ठीक है सर, आप तो यहाँ तक समझ गए कि जलीय आवास तो होता है, इसको भी समझ चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जलीय आवास का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, अर्थात किन किन घटकों से होता है? तो उन घटक के बारे में, उन कंपोनेंट अर्थात उन टुकड़े के बारे में अग्रसर मतलब टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिससे कि वो जलीय आवास या स्थलीय आवास का निर्माण होता है। तो हैशटैग देना है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी आवास के घटक। घटक का अर्थ होता है कि वो एक्चुअली में वो किन किन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हो, अर्थात उसका यूनिट क्या है, इकाई क्या है। ठीक है। तो आवास के मुख्य दो घटक होते हैं, मतलब कि आवास जो होता है उसका मुख्य दो घटक होता है, दो कंपोनेंट होता है। सर्वप्रथम है कि जैव घटक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बायोटिक फैक्टर, घटक का अर्थ फैक्टर होता है, बायोटिक फैक्टर। और अजैव घटक, जिसको ए बायोटिक फैक्टर, यहाँ फैक्टर का अर्थ होता है घटक, लेकिन क्या बोले कि किसी किसी पुस्तक में जैव कारक या अजैव कारक भी कह सकते हैं, बट यहाँ फैक्टर का अर्थ होता है कि घटक। ठीक है। दोनों को एक एक करके संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। बायोटिक फैक्टर, जैव घटक, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का आवास हो, चाहे वो स्थलीय आवास हो या जलीय आवास हो, स्थलीय आवास या जलीय आवास में क्या होली कि जितने भी बोली कि जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सारे के सारे जीव जंतु पेड़ पौधे क्या बोले कि बायोटिक बोले फैक्टर यानी कि जैव घटक कहलाते हैं, जैव घटक के उदाहरण भी है। ठीक है। उसी प्रकार से और एबायोटिक फैक्टर, जिसमें एक अर्थ होता है बायोटिक मतलब अजैव घटक, और का अर्थ होता है कि निर्जैव का जिंदा नहीं घटक रहेगा। तो बोली कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। अजैव घटक का मतलब हुआ कि जो जीवित नहीं, इसका मतलब उसमें क्या बोले कि वृद्धि नहीं होते हैं, वो चल फिर लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखो, नदी में बेसिकली हम रहते हैं नदी, तो नदी में क्या होली कि कंकड़ रहते हैं, कभी कभी तो बड़ा बड़ा थोड़ा सा पत्थर भी रहता है, और उसमें मिट्टी भी रहती है, नदी में वायु भी रहती है, साथ में जल। तो ये सब क्या एबायोटिक फैक्टर के उदाहरण है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश का अजैव घटक है। तो ये सब क्या होली कि परिवेश का अजैव घटक होते हैं। कौन कौन से आगे? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हुआ, और ऊष्मा, ये सब एबायोटिक फैक्टर के उदाहरण है, अजैव घटक के उदाहरण है, अजैव घटक के उदाहरण है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो एबायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि निर्जीव होता है, निर्जीव चीज़ें जितनी भी होती है सारे के सारे क्या एबायोटिक फैक्टर है। ये समझ सकते हो इतना सा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ गया आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। एडेप्टेशन, जिसको कहते हैं कि अनुकूलन, अडेप्टेशन अर्थ हो गया अनुकूलन। उसका भी क्या लिखी खूबसूरत सा परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुकूलन कहलाती है। एडेप्टेशन का ये अच्छा परिभाषा है। इसमें जो इस परिभाषा में जो जो शब्द आए, कठिन शब्द, उसको सबसे पहले क्या बोले कि स्पष्टीकरण करते हैं। विशिष्ट संरचनाओं
अथवा स्वभाव की विशिष्ट संरचनाओं का, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस धरती पर जितने भी क्या बोले कि जीव जंतु रहते हैं, सबका क्या बोले कि सभी की प्रजातियों का या फिर जातियों का एक विशिष्ट संरचना होता है। मतलब वो संरचना जो कि और भी पौधे और भी जीव जंतुओं से थोड़ा सा क्या बोले कि अलग होता है, तो अलग होता है। और दूसरी क्या था, स्वभाव, सबका स्वभाव अलग अलग उपस्थित, स्वभाव की उपस्थिति या किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। उसके स्वभाव या फिर उसकी संरचना के कारण उसके परिवेश में मैंने आसपास में रहने योग्य बनाती है, वो अनुकूलन कहलाती है। जैसे कि समझ लीजिए एक ध्रुवीय भालू, जब ध्रुवीय भालू रहता है तो ध्रुवीय भालू को क्या बोले कि उसके क्षेत्र में पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में वो निवास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में क्यों करते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर क्या बोले कि बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, और उसके अंदर क्या बोले कि एक चर्बी की एक थोड़ी सी क्या मोटी या पतली परत होती है, जिससे क्या बोले कि उसको ठंडी ज़्यादा मतलब वो कि अधिक ठंडी का अनुभव नहीं होता। तो ये जो उसका प्रकृति ने दिया है, मोटी मोटी बाल दिए प्लस में उसकी मोटी एक लेयर है, तो ये उसको किस यही मोटी लेयर और बड़ी बड़ी बाल जो तो उसको ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के योग्य बना रही है। तो वो क्या कहलाया, एडेप्टेशन कहलाया। क्या कहलाया कि एडेप्टेशन कहलाया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोले कि भालू का जो है, चूँकि वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत सारी क्या बोले कि बर्फ़ की चट्टानें, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो उसके पैर की जो अंगुली में अंगुली क्या होती है कि बहुत बड़ी बड़ी नाखून होती है, बड़ी बड़ी नाखून होती है, जिसके कारण क्या बोले कि ये नाखून जो है उसको बर्फ़ के चलने में क्या बोले कि सहायता प्रदान करती है। तो ये भी एक वैसी संरचना हुआ जिसको कि चलने में सहायता प्रदान है। तो इसे क्या बोले कि अनुकूलन कहते हैं। वो इन्हीं सब कारणों से क्या बोले कि चल पाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। जैसे भी कह सकते हैं लंबे पैर, मूत्र उत्सर्जन की कम मात्रा, मल सूक्ष्म होना, पसीना का ना आना ऊँट के मरुस्थलीय परिवेश में रहने अनुकूल बनाती है। मतलब ऊँट का क्या होता है, एक लंबा पैर होता है। क्यों लंबे पैर क्यों होते हैं ऊँट का, क्योंकि बर्फस्थलीय क्षेत्रों में क्या बोले कि दिन के समय अत्यधिक गर्मी होती है। क्या बोले दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय अत्यधिक ठंडी होती है वहाँ के, क्योंकि वो मरुस्थल में क्या बोले कि बालू ही बालू होते, तो बालू जब क्या बोले कि गर्म होती है, तो उसके जैसे जैसे क्या बोले कि जैसे जैसे क्या बोले कि बालू से ऊपर और जाता जाएगा, तो उसकी क्या बोले कि गर्माहट कम होती जाएगी। इसीलिए उसको पैर लंबा रखा गया है, ताकि क्या करे तो वो ज़्यादा गर्मी का अनुभव ना कर सके और उस अनुकूल परिस्थिति में रह सके। मूत्र विसर्जन की कम मात्रा, क्योंकि वो मरुस्थल में दूसरी बात ये है कि पानी की बहुत कमी होती है, कम मात्रा होती है, तो उसे क्या है कि मूत्र विसर्जन भी कम करती है। अगर मूत्र विसर्जन अधिक करता तो क्या उसके शरीर में पानी रहती नहीं, उसका शरीर क्या निर्जलीकरण होता, डिहाइड्रेशन हो जाता और उसकी मौत भी हो सकती थी। तो मल सूक्ष्म होना, पसीने का ना आना। मल सूक्ष्म होने का अर्थ होता है कि जब वो अपशिष्ट पदार्थ जो भी खाते हैं, जो भी क्या बोले खाता है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसमें क्या बोले कि पानी की मात्रा लगभग ये बोले कि नहीं के बराबर होता है। साथ ही साथ उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, साथ ही साथ उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, तो पसीना नहीं निकलता है। तो ये सब जो है उसकी जो विशेषता जो है, ऊँट की जो विशेषता है, वो मरुस्थलीय परिवेश में उसको रहने योग्य बनाती है, मतलब अनुकूलन बनाती है। वही दूसरी और फिश की हम बात करते हैं, जिसको कहते हैं मछली। धारा की रेखीय होती है मछली, क्या बोली कि धारा रेखीय होती है। क्यों धारा रेखीय होती है, चूँकि क्या बोली कि मछली की सिर्फ धारा रेखीय इसलिए होती है क्योंकि मछली जब क्या बोले कि धारा के विपरीत बोले कि धारा के प्रवाह के विपरीत वो गति करेगा, तो उसको क्या बोले कि आगे का जब एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो उसको क्या बोले कि साइड से पानी काटता हुआ उसको आगे बढ़ने में आसानी हो गई। दूसरी, सल्कों से ढका शरीर, उसका क्या बोले कि सल्क से ढका हुआ रहता है। तीसरा, गील या क्लोमों की उपस्थिति आदि मछलियों को जल में रहने का अनुकूल बनाती है। मछली में क्या बोले कि गील होता है, या क्लो इंग्लिश में गील कहते हैं और हिंदी में क्लोम कहते हैं। तो ये क्योंकि चूँकि जल में क्या बोले कि ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, ऑक्सीजन घुलनशील होता है, तो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, तो घुलित ऑक्सीजन जो है वो कील के माध्यम से बोले कि ग्रहण करता है, जानकर क्या बोले कि ग्रहण करता है। तो ये सब जो मछली की विशेषता है, ये सब उसको क्या बोले कि जलीय परिवेश में उसको अनुकूल बनाता है, जलीय परिवेश में अनुकूल बनाता है। तो ये था एडेप्टेशन का मूल स्वरूप, ठीक है। अब वही बात करते हैं कि क्या हैबिटेट जिसको कहते हैं आवास कितने तरह का होता है। देखो अब इस वेरियस हैबिटेट मतलब वह कि हम अनेक आवास, जैसे कि मरुस्थल कह सकते हैं। सबसे पहला आवास का उदाहरण मरुस्थल जिसको कहते हैं डिजर्ट इंग्लिश में। मरुस्थल में जल अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। ये भी पॉइंट आप मैंने पहले एडेप्टेशन को समझाने के क्रम में समझा चुका हूँ।
हाँ, अब वही क्या बोले कि इसमें पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। मरुस्थल में जितने भी पौधे और जंतु पाए जाते हैं वो भूमि पे रहते हैं, ठीक है? भूमि पे रहते हैं। और ऐसे पौधे में क्या बोले कि पत्ते बहुत छोटे-छोटे होते हैं या किसी में नहीं होते। उसका कारण ये है कि अगर पत्ता बढ़ेगा, चूँकि मरुस्थल में जल की उपलब्धता कम मात्रा में है, इसीलिए अगर पत्ता ज़्यादा रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। जब वाष्पोत्सर्जन की रेट अधिक होगी तो पौधे क्या बोले कि जड़ से जल का अवशोषण करेंगे, जो कि कम मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए क्या बोले कि प्रकृति ने कुछ इस प्रकार से उसका स्वरूप तैयार किया है। इसमें पाए जाने वाले जंतु भूमि पर रहते हैं, इस प्रकार तैयार किया है। श्वसन के लिए परिवेश की वायु पर कर शोषण के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है? परिवेश की गर्म रहती है। जंतु दिन के समय बिल में छुप जाते हैं। मतलब वो जैसे कि चूहा हो गया, कंगारू रैट हो गया, जैसे चूहा हो गया, कंगारू रैट हो गया, वो बिल के समय जो हो जाते हैं। क्यों? जब दिन के समय जब सूर्य धूप उगती है तो वो अत्यधिक गर्मी होती है, तो वो और नीचे मतलब अधिक गहराई तक चला जाता है, जिससे गर्मी के कम से कम अनुभव हो सके और वहाँ अपना जीवन यापन कर सके। मरुस्थल पौधे वाष्पोत्सर्जन जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध। मरुस्थल में पत्तियाँ या तो उपस्थित होती है या तो अनुपस्थित होते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ पौधे की पत्तियाँ कांटों का रूप में बदल लेती हैं। जैसे कि कह सकते हैं कस्कुटा का पौधा उदाहरण में, कि वो ऐसा पौधा है जो कि क्या बोले कि वो उसका क्या होता है कि पत्ता जो कांटे के रूप ले लेते हैं, जिसमें कि ना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और ना कुछ होती है, जिससे पानी की कम पानी में भी वो अनुकूल कर सकते रह सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारे क्या बोले कि मरुस्थल की बात थी, डिजर्ट की बात थी। अब वही बात करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं कि माउंटेन एरिया जिसको कहते हैं, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडी और तेज हवा चलती है। बोले कि पर्वत के क्षेत्र में, चूँकि पर्वत पे क्या है कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। जब पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं अच्छे से, हवाएं ठंडी होती है, छाँव वहीं छाँव होती है। तो वहाँ रहने पर क्या बोले कि तेज हवाएं भी चलती है, साथ साथ में क्या करती है कि तेज हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी हवा होती है। और कुछ क्षेत्रों में शीतल का हिमपात भी होती है। मतलब वह कि पर्वतीय क्षेत्र कुछ ऐसे भी है जिसमें कि शीतल का अर्थात हिमपात यानी बर्फ़ की भी बारिश हो जाती है, और बर्फ़ क्या बोले कि पेड़ के ऊपर ही रह जाते, बहुत सारे जम जाते, पत्तियों के ऊपर ही जम जाते हैं। ऐसा भी है। वृक्ष जैसे कि शंकुआकार शाखाएँ, ऐसी मतलब वो ऐसी इस क्षेत्रों में शीतल का हिमपात भी होती है। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, शीतल का हिमपात का अर्थ हुआ कि बहुत सारे बर्फ गिरते हैं, जिससे पत्ती क्या बोले कि उसपे ढक जाती है, पूरा का पूरा पौधा ढक जाता है। तो ये ढक जाता है, तो चूंकि क्या लिए ढक जाता है, तो इससे बचने के लिए प्रकृति ने क्या हुआ, वहाँ के पौधे को, पर्वतीय क्षेत्र के पौधे को क्या दिया, एक विशेष रूप दिया। वो शंकुआकार यानी कोनिकल ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे मिल जाए, ताकि यहाँ से जैसे गिरेगा नीचे गिर जाए, ये रुकेगा, उस पर पत्ती पे रुकेगा नहीं। शंकुकार दिया। शाखाएँ क्या बोले कि तिरछी दिए, तिरछा। जंतुओं की चपीते, ये पौधों की बात होगी पर्वतीय क्षेत्र। अब पर्वतीय क्षेत्र में जंतु क्या करते हैं, जंतुओं की स्किन मोटी या फिर पहाड़ी तेंदुआ के शरीर पर बर्फी बकरी के मजबूत खूर बकरी के मजबूत खूर देते हैं। ये सब देते हैं कि इस पे बर्फीली क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ हिमपात होते हैं, मजबूत खूर देता है, ताकि वो क्या बोले कि अच्छे से बर्फ़ पर क्या बोले कि चल सके। वही तीसरी बात करते हैं आवास का, ग्रासलैंड जिसको कहते हैं घास स्थल की भी कुछ विशेषता। मटमैले रंग, अग्रपात के लंबे नाखून। बोले कि रंग कैसा होगा, मटमैला मिट्टी के कलर का, अग्रपात के लंबे नाखून। अग्रपात का अर्थ होता है चूंकि क्या जितने भी जानवर है लगभग उसको 4 पैर होते हैं, तो 2 आगे वाला पैर जो होता है 2 का, उसको अग्रपात के कहते हैं, ठीक है? फेस के सामने आँख, मतलब उसका जो मुख होता है उसके सामने यानी माथे पर के सिर पर होता है आँख होते हैं, सॉरी आँखें। शेर को कर्म से घास में छिपने, शिकार करने एवं शिकार को भोजन में मदद करते हैं। ये सब क्या करता है, मटकैले रंग का तो जो मिट्टी में मर जाता है, और क्या किया दूसरे जानवर इससे, जैसे कि हिरन क्या बोले कि इससे डरता है। हिरन क्या करता है, बोले कि इससे मतलब अनचक कन्फ्यूज हो जाता है। अग्रपात के लंबे नाखून दे देता है कि वो तेजी से पकड़ के आगे जल्दी जल्दी बढ़ सके। स्लिप ना कर, पैर क्या सामने देता है, आँखों के वो सामने, सिर पर क्या बोलते हैं कि उसको दिया जाता है, कह सकते हैं सिर पर ही लगभग दिया जाता है आँख, ताकि वो ले दूर की चीज़ों को भी देख सके और सामने से परख सके। छिपने के शिकार कर खोजने में मदद करता है। ये सब सारी विशेषता शेर की है, जो क्या बोले कि घास स्थल में वो क्या करते हैं, रहने योग्य बनाती है और अपना भोजन का यापन करते हैं। वही दूसरी ओर क्या कहते हैं, दूसरा ये सो पहला मजबूत दांत देते हैं, ठीक है?
ये घास का था। दूसरा, मजबूत दांत, लंबे कान। दांत उसका बोले कि जबड़ा जो तो बहुत स्ट्रांग होता है, बड़े बड़े हड्डी को, बड़े बड़े मांस को बोले कि चबा के क्या बोले कि पीस देता है। लंबे कान, बड़े बड़े कान होते हैं। लंबे कान के पास में स्थित आँख है। लंबे कान सिर के पश्चिम में लंबा कान रहता है, ताकि क्या बोले कि जरा सा भी कुछ हलचल मच सके तो वो तुरंत क्या बोले कि संवेदनशील हो जाता है, तुरंत उसको पता चल जाता है। पास में स्थित कान, और हल्का सा पीछे में कान भी रहता है। तेज गति, ताकि पीछे से आए जो भी जानवर हमला करे या आगे से करे उसको भी वो देख सकता है। तेज गति हिरन को कर्म से कठोर तनों को चबाना है, बोले कि तेज गति हिरन को तेज गति क्या बोले हिरन को देता है, ताकि बाघ या फिर शेर उसका शिकार करने को असफल हो सके। कठोर तनों को चबाना है, शिकार की गतिविधि की जानकारी देने और शिकार से दूर भागने में मदद करता है। ये सब क्या बोले कि मजबूत दांत है किसकी, हिरन की। ये सभी बातें हैं। अब बहुत तेज भागती हिरन। समुद्र, जैसे बोले कि समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। अब बोले कि समुद्र का आवास कैसा होता है उसको भी थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। चूंकि समुद्र क्या बोले कि नमक होता है, समुद्र में क्या बोले कि उसका पानी जो होता है वो खरा होता है, लवणीय होता है। पौधे लवणीय होते हैं। जल भी लवणीय, तो उसी खरे पौधे में पौधे तथा जंतु दोनों निवास करते हैं। पौधे के तथा क्या लिखी श्वसन के लिए जल में विलीन वायु का उपयोग करते हैं। जैसा कि पहले बॉडी, उसकी शरीर कैसा होता है, समुद्र में जो रहता है वो स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वह धारा रेखीय संरचना होती है। और वो क्या होता है कि जल में घुलनशील ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन का प्रयोग करने के लिए उसका गिल दिया जाता है। ठीक है। अपवाद में जैसे कि आ सकता है कि स्क्विड, ऑक्टोपस, ये सब ऐसा है जो कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी अलग होता है जो यहाँ बताया। जैसे तैरते समय देखिए शरीर बना लेते हैं, मतलब जो है स्क्विड जो होता है वो पहले से उसका शरीर निर्धारित नहीं होता है धरा रेखीय, वो क्या परिस्थिति के अनुसार अपना शरीर को धरा रेखीय बना देते हैं। एवं क्या ऑक्टोपस जो होता है समय द्वारा धरा बना, ऑक्टोपस, स्क्विड और ऑक्टोपस दोनों क्या ले कि अपवाद है किसके, समुद्र में जो इस प्रकार के होते हैं इससे अपवाद है। वो रहता शरीर उसका खुद से नहीं रहता है। ठीक है। वही अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। जैसे डॉल्फिन एंड व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं पाए जाते। डॉल्फिन और व्हेल जो होती हैं उन जंतुओं में क्या बोले कि गिल नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है, वो क्या बोले कि बाहर आकर क्या बोले कि खुले वातावरण में लंबा सांस लेते, फिर क्या करते हैं जल के अंदर समुद्र में चले जाते हैं। ये सिर पर स्थित नस द्वार अथवा छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। उसके सिर पर ही क्या बोले कि वास द्वार, यानी सांस लेने का नाक कह सकते उसको होता है। ये जल में लंबे समय तक श्वास लिए रह सकता है, बिना सांस लिए ऊपर आया, छिद्र लिया और बिना लंबे समय तक उसके अंदर रहता है। जब फिर लेना होता है वो फिर बाहर निकल जाता है, अंदर दिया जाता है। यहाँ बात करें कि डॉल्फिन जो होता है वो बुद्धिमान में सबसे, मतलब वो मछलियों में सबसे अधिक बुद्धिमान और क्या बोले कि दोस्ताना प्रवृत्ति के होते हैं, मित्रता बनाने में रहते हैं डॉल्फिन। इसीलिए आप लोग कभी कि वाटर पार्क में इसको अवश्य देख सके होंगे, जब बड़े बड़े अलग फॉरेन विदेशियों में देखे होंगे। ठीक है। हाँ। वह समय समय पर समुद्र जल से बाहर निकलते हैं और श्वास छिद्र वायु अंदर बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी बताया। वही बात करते हैं तालाब और क्या बोले कि झील की कैसी, जो झील के घटक होते हैं और क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं। पहला पॉइंट है लंबी और मजबूत पक्षपाद। तालाब में कौन कौन से रहता है, तालाब में कौन कौन से रहता है, जीवित घटक कौन कौन से रहते हैं। तालाब में जीवित घटक रहते हैं, लंबे और मजबूत मेढक रहते हैं। तो मेढक का क्या होली कि पार जो होती है, यानी पैर जो होता है वो लंबा होता है और क्या मजबूत होता है। ये लंबा मजबूत उसको छलांग लगाने में, दूर तक पहुंचने में मदद करता है एवं शिकार पकड़ने में। छलांग लगाता है तो वो शिकार पकड़ने भी हेल्प करता है, किसको, कीड़े मकोड़े को खाने की वजह से, कॉकरोच को भी खा लेते हैं। एवं पश्चपाद में जलयुक्त, और वो पीछे वाला जो पैर होता है, दोनों पीछे वाला पैर जो होता है वो झाल युक्त पदउंगलियां जैसे तैरने में सहायता करती है। और पीछे का जो पैर होता है उसमें क्या, जैसे बतख का पैर होता है लगभग उसी तरह से होता है। वो उसमें पैर, मतलब दो उंगलियों के बीच में गैप नहीं होता, वो सटा होता है। मतलब कह सकते हैं झिल्लीदार से मांसपेशियों से वो सटा रहता है, ताकि उसको मतलब जल में तैरने में मदद करती है। तो बेसिकली मेढक जो होता है वो स्थल और जल दोनों पर निवास कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार कर सकता है। जलीय पौधे का तना, वही बात कहते हैं तालाब और झील में क्या जंतु की बात कर ले, अब बात है कि पौधों की। तो जलीय पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। उसके अंदर मतलब वो कि तालाब या झील में जो पौधे होते हैं बेसिकली उसका तना जो होता है अत्यधिक लंबा होता है, और वो खोखला मतलब हल्का होता है, और हल्का होता है जिसके कारण क्या बोले कि वो पानी में क्या बोले कि तैरते रहते हैं। और जड़ जड़ आकार में बहुत छोटी छोटी जड़ होती है, बहुत छोटी छोटी जड़ होती है, मतलब वो कि ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। पत्तियाँ संकरी,
रिबन की तरह मुड़ने वाली या कटी होती है। मतलब वह कि कुछ इस प्रकार शंकु आकार कह सकते हैं। पत्तियां सक्रिय होती, बहुत छोटी छोटी होती है और रिबन की तरह मुड़ने वाली, कभी मुड़ जाती, फ्लेक्सिबल, मोड़ सकते फिर छोड़ सकते, पूर्वावस्था प्राप्त कर लेगी। तो कुछ इस प्रकार के जलीय पौधे की होती है। ठीक है। अब वही हम बात करते हैं केवली कि ऑर्गेनिज्म ऑफ आवर सराउंडिंग, मतलब हुआ कि हमारे परिवेश, मतलब हमारे सजीव के जितने भी परिवेश उसमें क्या क्या होता है उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पौधे सजीव है, परंतु ये अब ऐसा कौन कौन से केवली कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण है उसको भी देखते हैं। कौन कौन से लक्षण है सजीवों के, लक्षण सजीव होने की कौन कौन सी विशेषता है। पौधे सजीव है परंतु ये यानी कि गत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। कुत्ते अथवा क्या बोले कि कबूतर की भांति ये चल नहीं सकते। किसके, सजीव होने का। सबसे बड़ा ये सब क्या बोले कि लक्षण है। कौन सा लक्षण, पौधे सजीव है। केवल पौधा तो सजीव होता है लेकिन सजीव सभी सजीव नहीं चलते, कि जैसे कि कह सकते कबूतर की भांति और चल नहीं सकता कुत्ता। वही दूसरी ओर एक अथवा वही दूसरी ओर एक कार अथवा एक चलती है परंतु वह निर्जीव है। कहने का मतलब हुआ कि सजीव सभी अगर, परंतु क्या सभी सजीव एक चल फिर सकते हैं, बट नहीं ऐसा नहीं है। पौधे सजीव चल फिर नहीं सकते। परंतु क्या बोले कि निर्जीव होते हुए भी कुछ, जैसे कि वो चल फिर जाते, कार हो गया। फिर दूसरा पॉइंट, पौधे एवं जंतु समय के साथ ग्रोथ करते हैं। अगर केवल कि कोई वस्तु समय के साथ अगर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सजीव है, सिर्फ उसके लक्षण दर्शाया गया। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करती हैं, तो ऐसे में तो फिर हम भी ये भी कह सकते हैं ना कि परंतु आकाश जो कह सकते हैं आसमान, वो आकार में अपना वृद्धि करने वाले, परंतु वो सजीव नहीं है, मतलब निर्जीव है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि वो जो है सजीव वृद्धि करते हैं। ठीक है। तो सजीव में कुछ विशेष लक्षण होता है जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण आएगी उस लक्षण पर अब क्यावली की वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, ये जो यहाँ से ये वाली कि यहाँ तक जो पढ़े, ये केवली कि मन में एक जिज्ञासा की भावना पैदा किया कि ऐसा क्यों, बट इसमें रहता है एक तर्क की बात हुई। तर्क को हम पॉइंट के रूप में लिखे हैं, तो वही तर्क डेवलप करेगा। ठीक है। अब एक्चुअल में उसकी क्या विशेषता है, कैरेक्टर लक्षण, उसको देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब वह कि सजीव वस्तुओं के लक्षण या अभिलक्षण कह सकते। कौन कौन से अभिलक्षण, सबसे पहला वो सजीव है, भोजन की आवश्यकता होगी। जितने भी सजीव है सबको भोजन की आवश्यकता होगी। दूसरी, वृद्धि करेगी, ग्रोथ करेगी। तीसरी, श्वसन यानी रिस्पिरेशन, सांस लेगी। चौथा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करेगी। उद्दीपन मतलब स्टिमुलेशन, जैसे कि आप छुई मुई को पौधे के छुएंगे, जैसे टच करेंगे वो तो सिकुड़ जाएगा। तो ये उस उद्दीपन के पौधे प्रति क्या अनुक्रिया किया, अपना काम किया, छुआ और वह सिकुड़ गया। तो जैसे छूने का काम किया तो उसका अनुक्रिया क्या हुआ कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, जैसे छुआ उसका अनुक्रिया ये हुआ कि सिकुड़ लिया। चौथा, उत्सर्जन करता है, जैसे कि सभी सजीव जितने भी है पानी, जैसे कि सपोज दैट के लिए कि मनुष्य पानी पीता है या पौध जंतु पानी पीते हैं, तो होली के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन सा द्रव के रूप में वो पेशाब या फिर पेशाब क्या होली की यूरिन को उत्सर्जन करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। प्रजनन रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन का रिप्रोडक्शन, जिससे वो अपनी कह सकते हैं कि अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपनी प्रजाति को बनाए रखता है। लेकिन उसी पर गति यानी गति करता है, मोशन। और चौथा क्या होली की डेथ, यानी डेथ क्या होली की मृत्यु हो जाएगी। सजीव जो भी होगा उसका क्या होली की मृत्यु होगी। तो ये सब क्या होली की सजीव होली की सजीव वस्तुओं के क्या होली की सात सात क्या होली की प्रमुख लक्षण से है। अब वही नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग क्या हो सके तो अग्रसर होते हैं। अब बात करते हैं हैशटैग क्या बोले कि रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, यानी भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भोजन की आवश्यकता, अब जो भी हम लोगों ने क्या बोले कि सजीव, हाँ मतलब सजीव वस्तु के जो भी हम लोगों ने अभी अभी जस्ट लक्षण से देखे, अब उन लक्षणों पर हम लोग क्या बोले कि संक्षिप्त टिप्पणी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को अनेक वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब जितने भी सजीव होता है उसको क्या भोजन की आवश्यकता, और ये भोजन क्या बोले कि सजीवों के शरीर की विकास और वृद्धि का काम करते हैं। ठीक है। वही दूसरा, ग्रोथ, अपनी सभी पौधों एवं जंतुओं में वृद्धि होती है। ठीक है। ग्रोथ होता है पौधों में भी जंतुओं में। तो रेस्पिरेशन, ये सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। अगर शोषण, अगर हम लोग जैसे कि बिना भोजन होली कि बिना भोजन और बिना पानी पिए हम लोग क्या होली कि कुछ निश्चित घंटे तक जीवित रह सकते हैं, परंतु क्या होली कि बिना
सांस लिए हम लोग क्या बोले कि एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। हम लोगों ने शरीर में क्या भोजन ग्रहण किया तो वो शरीर में गया, फिर वो भोजन क्या बोले कि छोटे छोटे पदार्थ टूट गया और फिर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान हुआ। तो रेस्पिरेशन का ऊर्जा प्रदान करने में अत्यधिक महत्व होता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, इसका क्या अर्थ है? सभी सजीव वस्तु अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। मतलब वो कि जितने भी सजीव होता है अगर उसमें परिवेश यानी उसके आसपास में किसी भी प्रकार की हुई जैसे कि परिवर्तन हुआ तो उसके प्रति वो अनुक्रिया को दर्शाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मनुष्य, जैसे क्या बोले कि ठंडी का सीजन आता है, ठंडी का क्या बोले कि मौसम आता है, ऋतु आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कली कि अपना ब्लैंकेट या कंबल निकालते हैं। तो क्या होले कि मनुष्य के परिवेश में ऐसा परिवर्तन हुआ, मौसम बदला, ठंडी बढ़ी, जिसके कारण हम लोग क्या अपने आप को क्या बोले कि उस परिस्थिति में ढलने के लिए क्या बोले कि ब्लैंकेट ओढ़ने लगे, कंबल ओढ़ने लगे, जैकेट का यूज करने लगे, जैकेट या मोटे कपड़े का भी यूज करने प्रयोग करने लगे। तो ये हुआ उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, इसको ही कहते हैं। दूसरी बात है एक्सक्रीशन उत्सर्जन, विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होते हैं कुछ अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा अवशिष्ट पदार्थ, जैसे कि मल निकलेगा, फिर यूरिन निकलेगा और श्वेत ग्रंथियों से श्वेत में पसीना निकलता है। तो ये सब क्या जो कि शरीर के अंदर क्या कि बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जैविक प्रक्रिया होता है, उसी के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। सजीवों द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रयोग उत्सर्जन कहते हैं। और ये उत्सर्जन का खूबसूरत सा परिभाषा इस जगह से कि सजीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन। और वही छठा पॉइंट था हमारा सजीव वस्तुओं के लक्षण का रिप्रोडक्शन। री का अर्थ होता है टाइम टू टाइम, प्रोडक्शन का अर्थ होता है कि मतलब निर्माण, कि नई चीज़ों का निर्माण, समय समय पर क्या लेकिन नई चीज़ों का निर्माण का। इसका अर्थ यह कि अपनी जाति को निरंतर बनाए रखना या अपने बच्चे को पैदा करना कहते हैं। सभी जीव प्रजनन द्वारा अपना सदृश्य उत्पन्न करते हैं। मतलब जितने भी जीव है वो प्रजनन के द्वारा ही अपने ही समान, अपने ही जैसे बच्चों की उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं। सातवां है मोशन, सभी जीवधारी गति करते हैं, पौधों की गतियाँ सीमित हैं। जीवधारी गति करने का अर्थ हो कि ग्रोथ करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, ऊपर जाते हैं। और कैसे, जैसे कि कैसे कि शैवाल भी थोड़ी बहुत चल लेते फिर लेते, तो गति किया, पौधों की प्रजातियाँ हैं। लेकिन सभी जीवधारी गति करते, पौधों की जातियाँ सीमित है। मनुष्य क्या होली कि सीमित, ये गति करने का सीमित नहीं बल्कि पौधों की गतियाँ सीमित होती है, यही बेसिक अंतर है। आठवां है डेथ, सभी सजीवों की एक निश्चित अवधि तक वो जीवित रहते हैं। मतलब वह कि जितने भी सजीव है उसकी क्या होली कि अपने जीवन काल में काल क्या होली कि काल में